स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हमने पढ़े थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के पार्ट 1 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके शामिल होंगे न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू और डेफिनेशन के साथ आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21वां क्वेश्चन है परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे किसी माध्यक का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होती है। इसे कैसे दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों का परावैद्युतांक बताइए। ये पदार्थ एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है इनको। तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, कांच का परावैद्युतांक 5.1 होता है, पानी का 80.4, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, कैरोसिन का 2, ग्लिसरॉल 4.3, अभ्रक का परावैद्युतांक 5.7 से 6.7 तक, एवोनाइट का 2.8 और एम्बर का 2.8। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे 1 से अधिक। यह एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन 0, इसको ऐसे लिखते हैं, का मान तथा मात्रक बताइए। तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एसआई मात्रक आप हिंदी से भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10�9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेकंड में 10�9 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो इसको लिख देंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से दर्शाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 10⁹, तो इसको भी लिख लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़े थे आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेकंड में आवेश, वही वाला सूत्र लगाएंगे, Q बराबर यानी। तो n का मान दिया हुआ है 10⁹, गुणे में करा देंगे, ई का मान लिख देंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब जब इन दोनों को इंटू कराएंगे तो अपने पास आएगा 1.6 गुणे 10⁻⁹ और ये -19 रहेगा। तो अगली लाइन में 10⁻10 बचेगा। तो लिखेंगे Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻−10 कूलम। ये जो आंसर निकला है वह 1 सेकंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में 1 सेकंड में इतने सारे कूलम स्थानांतरित हो रहे हैं। और जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। तो हम निकालेंगे जो 1 कूलम आवेश है उसको रखे रहेंगे और जो 1 सेकंड में आवेश प्रवाहित होता है उसका भाग दे देंगे, तो हमारा टाइम निकल आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे 10 का इंटू करा देंगे ताकि ये दशमलव हट जाए। तो ऊपर आएगा 10 बटे के नीचे 10 गुणे 1.6 लिखा ही रहेगा। और इस 10⁻−10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻10। अगले स्टेप में ऊपर 10 लिखा ही रहेगा और बटे के नीचे 16 हो जाएगा, गुणे 10⁻10 लिखा रहने देंगे। यहाँ पर माइनस गलती से लिखा गया है, यहाँ पर 10 है, 10⁻10। ठीक है, अब इन सभी को भाग देने पर हमारे पास आया 0.625 गुणे 10⁻10। अब अगले स्टेप में इस दशमलव को 6 के बाद लगाएंगे तो हमारे पास आएगा
6.25 गुणे 10 की घात 9। ये हमारा आंसर जो निकला है वो सेकंड में निकला है। मतलब कि 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में 6.25 गुणे 10 की घात 9 सेकंड लगेंगे, यानी कि 10 के पीछे 9 जीरो लगे हुए हैं। अब हम इसी सेम चीज़ को वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि हमें 1 साल में कितना टाइम लगेगा। ये सेकंड में था, अब साल में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना टाइम आया है सेकंड में उसको बटे के ऊपर लिखेंगे और इसी चीज़ को हम मिनट में चेंज कर देंगे। तो 60 का इंटू करा दिए बटे के नीचे, ये मिनट में हो गया। अब घंटे के लिए 60 का गुणा करा देंगे तो ये घंटे में चेंज हो गया। अब 24 का गुणा करा देंगे तो ये 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो ये दिन में कन्वर्ट हो गया। वही 365 दिन साल में होते हैं तो 365 का इंटू करा देंगे तो यह साल में चेंज हो जाएगा। अगले स्टेप में ये बटे के ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा ही रहेगा और बटे के नीचे इन सभी का गुणा करा देंगे। तो गुणा कराने पर हमारे पास आएगा 31 53 60 00। अब 6 के बाद जो दशमलव लगा हुआ है उसको हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 का इंटू करा देंगे, तो ऊपर दशमलव हट जाएगा और नीचे 100 का इंटू हो जाएगा। तो नीचे 3 जीरो हैं तो 5 जीरो हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में 5 जीरो से ऊपर के जो 9 जीरो हैं उनमें कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेंगे 4 जीरो, क्योंकि नीचे से 5 जीरो और 5 जीरो कैंसिल। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 625 गुणे 10 की घात 4 और बटे के नीचे 31 53 6 लिखा रहेगा। अब इनको डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 198.186 वर्ष। आप इन दोनों में से किसी को भी आंसर में लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछे कि हमको साल में ही बताइए कितना समय लगेगा, तब हमको वर्ष में निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलम के नियम का सदिश गुण बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तब पहले आवेश Q1 द्वारा दूसरे आवेश Q2 पर लगने वाला बल F वेक्टर बराबर 12। ये जो तीर बना हुआ है F के ऊपर उसको वेक्टर पढ़ते हैं, यानी कि सदिश, और यहाँ पे 12 पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है, तो बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। ठीक है। अब ड्राइंग बनाना है, इसको ड्राइंग से समझाता हूँ। ये दो बिंदु बनाया हूँ Q1 और Q2, ये दो बिंदु आवेश है मेरे पास और इन दोनों के बीच की दूरी है R, तो बीच की दूरी स्मॉल r है। अब यहाँ पर जो पहला बिंदु आवेश Q1 है इसके द्वारा Q2 पर लगने वाला बल होगा F वेक्टर पहले बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश की ओर। इसी प्रकार Q2 द्वारा लगने वाला बल होगा Q2 से Q1 की ओर, यानी कि दूसरे से पहले की ओर। ठीक है। तो अब इसी को हम लिख देते हैं, इसी प्रकार से Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर दूसरे से पहले की ओर बराबर, ये यहाँ पर माइनस में होगा क्योंकि उल्टा जा रहा है, तो माइनस K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह में K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर की जगह में हम इसी का मान रख देंगे। इसका मान क्या है, F वेक्टर पहले से दूसरे की ओर लिखा रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा F वेक्टर 2 1, यानी कि एक पॉजिटिव में रहेगा दूसरा निगेटिव में। यही है न्यूटन गति का तृतीय नियम और कूलम का सदिश गुण। तो इन दोनों में से कोई भी पूछे यही सॉल्यूशन करना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश वाले दो कणों के बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बल की गणना के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, कूलम का सूत्र लगाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में इस सूत्र की व्युत्पत्ति कराई थी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए 2-3 बार और जो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए।
जैसे कि दो कण दिए हैं तो माना Q1 और Q2 दो कण हैं, 1 कूलाम आवेश वाले दो कण बोला है, तो एक कूलाम है, Q1 1 कूलाम होगा, Q2 भी 1 कूलाम आवेश होगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी बताया है तो हम स्मॉल r से इनके बीच की दूरी लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है। अब हम 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वह 1000 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों कणों के बीच जो बल लग रहा है उसकी गणना करने के लिए हमें कूलाम का सूत्र लगा देना है। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। इतना लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस पूरे का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। इस पूरे का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। इसको आपको ध्यान में रखना है, तो इसको लिख दिए। अब Q1 की जगह और Q2 की जगह 1 कूलाम दिया है तो 1 गुणे 1 हो जाएगा बटे r²। तो हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो 1000 गुणे 1000 हो जाएगा, क्योंकि r² है तो 2 बार गुणे में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 0 हैं तो 6 0 नीचे हम डायरेक्ट लिख देते हैं अगली वाली लाइन में। तो F बराबर ये तो रहेगा 9 गुणे 10 की घाते 9 बटे के नीचे यहाँ पे 6 0 हो जाएगा, तो 10 की घात में मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगले स्टेप में F बराबर ये जो 6 है वो 9 में माइनस हो जाएगा, घात में है तो ऊपर जाएगा, तो 9 0 में से ये 6 0 कट जाएंगे। तो लिखेंगे F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 3 और लास्ट में लिख देंगे न्यूटन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह SI यूनिट है जो कि बल को मापने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन में बल की गणना करना था तो ये रहा फोर्स हमारा 9 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। आंसर लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित कुल बल प्रत्येक आवेशों द्वारा उस अकेले आवेश पर आरोपित बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर SI मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जहां तक उसका प्रभाव होता है। अब आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और विमीय सूत्र क्या होता है, mL/10⁻³ इनवर्स। ये विमीय सूत्र SI मात्रक एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मोस्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला है, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश +Q है और OP बराबर R। ड्राइंग से इसे समझते हैं। एक बिंदु हमने ले लिया O, ये +Q आवेश है, इसका नाम O है, और एक हम इससे कुछ दूर पर बिंदु लेते हैं P, तो O और P के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, तो इसीलिए हमने लिख दिया OP बराबर R। यहाँ पर ये +Q आवेश है तो P के सामने जो है इस बिंदु को हम Q0 आवेश दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगेगा O से P की दिशा में एक फोर्स लग रहा है, यानी कि बल लग रहा है। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया है, बस इतना ही है। अब हम जो किए हैं उसको हम हिंदी से लिख बस देंगे। लिखेंगे, यदि बिंदु P पर Q0 की तुलना करें तब
प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वहाँ पर प्लस Q था और Q0 था, तो प्लस नहीं लिखा जाता, तो हमने Q लिख दिया और Q0 लिख दिया, और बटे के नीचे R स्क्वायर। वहाँ पर स्मॉल r था इसलिए स्मॉल r स्क्वायर। ये क्या है, OP दिशा में है, O से P की दिशा में। आगे देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। इस सूत्र को हमें याद रखना होगा। अब आगे क्या करेंगे कि इस F की जगह में F का पूरा मान रख देंगे और बटे के नीचे Q0 लिखा रहेगा। तो कैपिटल E बराबर F की जगह में F का पूरा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर ये लिखा रहेगा, और बटे के नीचे ये पूरे का मेन वाला जो बटा है उसके नीचे Q0 लिखा रहेगा। अब इस Q0 से ये ऊपर वाला Q0 कट गया। अब जो बचा है उसको हम लास्ट में लिख देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे Q बस बचा, तो Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई, ठीक है, और न्यूटन प्रति कूलाम लिख दिए हैं, ये SI यूनिट है, ठीक, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके गुण बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं, इन्हें क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है, दोनों नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखेंगे, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। अब इसके गुण लिखेंगे। पहला पॉइंट है, ये बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अगला पॉइंट है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा गुण लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। चौथा लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर तराजू है, प्रतिकर्षण, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन MCQ 1 नंबर वाला है। क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं की खोज किसने की? तो आंसर लिखेंगे, माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? रीज़न बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, दो आवेशों के मध्य उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? अब इसका आंसर लिखेंगे, उस विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण और दिशा दोनों में बराबर होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वह है, विद्युत बल रेखाओं के उपयोग बताइए। तो आंसर लिखेंगे, पहला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की अधिकांश जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, जहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, सघन मतलब पास पास होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ विद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं, विरल मतलब
दूर दूर होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से दर्शाते हैं। यह सदिश राशि है। इसका सूत्र होता है P बराबर 2QL। Q आवेश है, L उनके बीच की दूरी है। विमीय सूत्र देख लेते हैं, m की घात में 0 यानी कि m नॉट LTA। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रबड़ विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान की रबड़ टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? मतलब कि जो नॉर्मल टायर होते हैं वह विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन जो हवाई जहाज़ की टायर होती है उसमें कुछ पदार्थ मिलाकर उसको चालक बनाए जाते हैं। तो हमें बताना है क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब वायुयान भूमि पर उतरता है उस समय टायर व भूमि के मध्य घर्षण के कारण उसके टायर आवेशित टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाता है, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब हवाई जहाज़ ज़मीन पर उतरता है तो हवाई जहाज़ के टायर और ज़मीन के बीच में घर्षण होता है, जिससे आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यदि हम टायर को चालक बना देते हैं तो जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन पर बैठती है तो उसे कुछ नहीं होता, किंतु जब ज़मीन पर खड़ा व्यक्ति तार को छू लेता है तो उसे गहरा झटका लगता है, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, जब चिड़िया खुली उच्च शक्ति विद्युत लाइन पर बैठती है तो चिड़िया और पृथ्वी के बीच विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता, किंतु मानव और पृथ्वी के बीच विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे छूने वाले व्यक्ति को गहरा झटका लगता है। यहाँ पर वाले लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती हैं? आंसर लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इस कारण से विद्युत बल रेखाएं बंद लूप निर्मित नहीं करती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।